जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाथ आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने जो है वो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के संबंध में चर्चाएं की है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप YouTube में भी प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने वृहद चर्चाएं की थी और मैंने बताया था कि हम लोग जो विवाह है, गीत है, नृत्य है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जनजाति विवाह डिस्कस करेंगे। जनजातियों में जो विवाह होते हैं वो उनकी कुछ अलग से संस्कृति और परंपरा है, रीति रिवाज है, तो उसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और ये आप सीजी व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीपीएससी जिसका भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे सीजीपीएससी में तो आप जानते ही हैं, प्री में पूछा ही जाता है, मेंस में तो ये 15 नंबर में सिर्फ विवाह ही पूछा गया था। और इसके अलावा व्यापम की किसी भी एग्जाम में जनजाति पोर्शन में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे। आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जनजाति विवाह और आनंद के साथ, ठीक। तो विवाह क्या है? सबसे पहले तो आप देखिए विवाह, विवाह क्या है। तो अब ये मेरे को अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विवाह आप जानते ही हैं, है ना। लेकिन हम ये विवाह एक स्त्री और पुरुष को जो सामाजिक बंधन में बांधा जाता है जिस रीति रिवाज के थ्रू, चाहे आप जिस धर्म में भी हो, वो विवाह कहलाता है। दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन हमारे विद्वान जो है उसको किस रूप में परिभाषित किए हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको लिखने में अगर आप एक दो राइटर को, एक दो हमारे जो विद्वान हैं उनको कोट करके लिखते हैं, तो आप निश्चित मानिए जहाँ पर अगर वो 6 नंबर का, ये सॉरी 8 नंबर का प्रश्न है, तो उसमें से वो 3 नंबर देने वाला था, वो 5 या 6 नंबर जरूर दे के जाएगा अगर इस पैटर्न में आप लिखते हैं तो हम कुछ विद्वानों के लाइन कोड जो उनको परिभाषाएं दी हुई उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर आपको मैं जनजातियों के जो विवाह प्रचलित हैं उस पर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी? आर मुखर्जी की। आर मुखर्जी। तो आर मुखर्जी ने क्या कहा है विवाह के संबंध में? इसने कहा है कि विवाह विवाह वह आधार है, विवाह वह आधार है जिस पर घर बसता है, जिस पर घर बसता है, ठीक है। विवाह वह आधार है जिस पर घर बसता है, ठीक। तथा घर बसता है और क्या होता है? तथा तथा बच्चों का क्या? बच्चों का पालन पोषण, पालन पोषण। इसके अलावा आर्थिक सहकारिता, आर्थिक सहकारिता और सामाजिक सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव बनती है। ये किसने कहा? आर मुखर्जी ने कहा है। देखिए, विवाह वह आधार है जिस पर घर बसता है, बिल्कुल आधार है जिस पर घर बसता है, ठीक है। आधार पे ही बिल्डिंग खड़े होते हैं, आप जानते ही हैं। तो विवाह ही आधार है जिस पर घर बसता है, घर बसाने का एक जरिया। तथा इसमें बच्चों का पालन पोषण बिल्कुल होता है। बच्चों मतलब इस सृष्टि को चलाने के लिए बच्चे की आवश्यकता जो विवाह से ही हो सकता है, और बच्चों का पालन पोषण भी डिपेंड करेगा विवाह पे।
जब विवाह होता है तो पति पत्नी उसके माँ बाप ही उन बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से कर पाते हैं। इसके अलावा आर्थिक सहकारिता, और आर्थिक सहकारिता तुमन शादीशुदा होहू तो बहुत अच्छा समझ हो, और नहीं होहू तो शादी के बाद तो समझना ही समझना है ना। आर्थिक सहकारिता मतलब आपके ऊपर जो है वो अर्थ की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है शादी के बाद। शादी नहीं हो है तब तक दादा कमा थे, बेटा खा थे, घुमा थे, है ना। 2 लाख के बाइक चाहिए, पापा पैसा दे, पापा पैसा दे दी, जाक ले भूर भूर घुमा देती होती है ना। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तब भी क्या, आप अपने शर्ट पैंट कपड़े खरीदने के लिए पिताजी से मांगेंगे, आप अपनी मिसेस के लिए, तो उसके किसके लिए क्या, आर्थिक सहकारिता, आर्थिक उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। वो बँट जाती है, ज़िम्मेदारियाँ जो है वो क्या हो जाती है, बँट जाती है। पूरा का पूरा डिपेंड आप अपने घर वाले को, आपको खुद जो है वो अपना जो है अर्थ की व्यवस्था और अपने परिवार के अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें उसमें डिपेंड रहती है दोस्तों। इसके अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य, आप देखिएगा, आप जब शादी नहीं हुई है तो किसी के घर आना-जाना बहुत, आप एकदम रेयरली, जहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, छठी है, मृत्यु है, ये ए टू जेड जो भी विवाह वगैरह है, तो आप जहाँ पसंद नहीं रहता है, नहीं जा रहे हैं, चल जा रहा है, क्यों? माता-पिता तो जा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन आपकी जब शादी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा कार्यक्रम आपको अटेंड करना पड़ता है, ठीक है? इसके अलावा क्यों? क्योंकि भई पत्नी के मायके पक्ष में कुछ हो रहा है तो जाना तो आपको ही है, ठीक है? नहीं जाओगे ठेस-ठेस के फिर वो चैन से जीने नहीं देगी, तो आपको तो जाना पड़ेगा ही ना भाई, है ना? तो पर मायके के में, और उसके बाद इधर घर में बुला रहे हैं कि आप बहू रानी के लिए, मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जो है उसकी नींव पर बनती है, वो आपके ऊपर आ जाती है, ठीक है? तो आर मुखर्जी ने जो परिभाषा दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त परिभाषा दिया है। इसके बाद हम लोग बात करें बोगार्ट्स के अनुसार। दूसरे हैं बोगार्ट्स। तो बोगार्ट्स ने क्या कहा है? तो बोगार्ट्स ने कहा है कि विवाह जो है वो स्त्री और पुरुष को स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में सम्मिलित करने का, ठीक है, स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में जो है वो शामिल करवाने वाली एक संस्था है, ठीक है। विवाह क्या है? विवाह स्त्री और पुरुष को, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में पारिवारिक जीवन में शामिल करवाने वाली एक संस्था है। तो इन्होंने कहा है कि ये एक संस्था है जो स्त्री और पुरुष को क्या करता है, पारिवारिक जीवन में सम्मिलित कराता है। बिल्कुल सही बात है। विवाह जो है वो परिवार जीवन में सम्मिलित करवाता है, और जिसका विवाह नहीं हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं तो आप लोग सब जानते हैं, है ना। फिर वो पारिवारिक जीवन से दूर इधर उधर की गतिविधियों में संलिप्त रहता है। तो बोगार्ट्स ने कहा कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में सम्मिलित या पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली एक संस्था कहा, या शामिल करवाने वाली एक संस्था कहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। तो तीसरा जो है वो जॉनसन के अनुसार, जॉनसन के अनुसार जॉनसन ने क्या कहा है, देखिए,
जॉनसन के अनुसार, जॉनसन ने कहा है विवाह के संबंध में अच्छी बात यह है कि यह एक स्थायी संबंध है। यह क्या है? यह एक स्थायी संबंध है। विवाह के संबंध में अच्छी बात यह है कि यह एक स्थायी संबंध है जिसमें एक एक स्त्री और पुरुष अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि के बिना संतान उत्पत्ति की संतान उत्पत्ति की सामाजिक स्वीकृति है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि विवाह के संबंध में अच्छी बात यह है कि यह एक स्थायी संबंध है, बिल्कुल स्थायी संबंध है। और इसमें जो है समाज में अपनी प्रतिष्ठा, ठीक है, इसमें एक पुरुष और स्त्री या स्त्री और पुरुष समाज में अपनी प्रतिष्ठा के हानि के बिना संतान उत्पन्न करने के लिए सामाजिक स्वीकृति पाता है। यह संतान की उत्पत्ति की सामाजिक स्वीकृति है। ठीक है, तो ये जॉनसन ने कहा है। दोनों ही उसमें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपनी समाज में प्रतिष्ठा के हानि के बिना संतान उत्पत्ति की सामाजिक स्वीकृति है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं अलग अलग लोगों के, है ना। अलग अलग बुक्स में बहुत सारे जो है वो विद्वानों के आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ तोड़ मरोड़ कर इधर उधर, तो आप 2-3 को ही कोड करके अगर लिख देंगे तो आपको सही चीज़ें मिल जाएगी। ठीक, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। अब ये 3 हो गया, इसके बाद क्या, तो जनजातियों में प्रचलित विवाह। अब हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में किस प्रकार के विवाह प्रचलित है। तो जनजातियों, अब हेडिंग डालोगे जनजातियों में प्रचलित विवाह, जनजातियों में प्रचलित विवाह। तो जनजातियों में किस प्रकार का विवाह प्रचलित है, या कहें कि संविधान के बाद तो हम हमारे हिंदू जो है धर्म में एक ही विवाह, एकल विवाह ही प्रचलित है। एक पत्नी एक पति, और दूसरा अगर करना हो तो आपको तलाक वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसमें इससे पहले अगर आप सोशोलॉजी बहुत डीप में जाके प्राचीन काल में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे विवाह प्रचलित थे, और उसी में जो जनजातियों का बेसिक है, देखिए जनजातियों में जो विवाह है आपके सोच की परिकल्पना से बहुत आगे है। ठीक है, हम अभी जिसमें हैं पाश्चात्य सभ्यता का जो है अनुकरण करते हैं, लेकिन ये आदिवासी उनका वो पहले से ही करते आ रहे हैं। ठीक, चलिए तो हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। देखिए इसमें कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं। तो पहला देखिए एकल विवाह। ठीक है, अब ये एकल विवाह क्या है, तो एकल विवाह सिंपल है, एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह। एक पुरुष का एक स्त्री के
साथ विवाह, तो ये कहलाता है एकल विवाह। ठीक है, जहां पर एक पुरुष एक स्त्री के साथ ही विवाह करता है उसे हम एकल विवाह कहते हैं। अब इसमें जो है वो पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो किसी और से शादी कर लिया, वो भी एकल विवाह में ही आएगा, या उस अपनी साली से शादी कर लिया, साली विवाह, वो भी एकल विवाह में ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। देखिए, दूसरा बात करें हम बहु विवाह। बहु विवाह, देखिए बहु विवाह क्या होता है, तो बहु विवाह में भी कई सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम बात करें बहु पत्नी विवाह, दूसरा देखें बहुपति विवाह, तीसरा देखें भात्र बहुपति विवाह, और चौथा हम देखें भात्र बहुपत्नी, सॉरी बहु ये अभात्र है, अभात्र बहुपति विवाह। अब ये है क्या क्या, तो थोड़ा सा आप इसको समझेंगे। ठीक है, और बहुत आसान है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, तो बड़े आराम से आपको समझ में आने वाला है। देखिए, बहुपत्नी विवाह, अब इसको यहीं से पकड़िए, बहु बहुत सारे, पत्नी विवाह। ठीक है, तो यहाँ बहु क्या है, पत्नियां हैं, मतलब एक पुरुष का क्या होगा, एक पुरुष का विवाह, एक पुरुष का विवाह, कई लिख देता हूं या अनेक लिख देता हूं। अनेक मतलब ऐसा मत मान लेना अब 100-200 विवाह करेगा भाई, आदमी है ना। एक पुरुष का कई स्त्री के साथ, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, दो या दो से अधिक स्त्री के साथ, दो या दो से अधिक स्त्री के साथ विवाह, के साथ विवाह, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बहुपत्नी विवाह। ठीक है, यहां पर पुरुष एक है और पत्नियां दो हो सकती हैं, दो से अधिक हो सकती हैं, तो बहुपत्नी, पत्नी बहुत है। ठीक है, विवाह। अब यहां पर देखिएगा बहुपत्नी विवाह से जो आप अगर क्या आपका सब्जेक्ट है मुझे नहीं पता, अगर आर्ट्स वाले हैं और सोशोलॉजी है तो अगर आपने उसको में पढ़ा होगा तो प्राचीन काल में बहुत सारी प्रथाएं चलती थी। अब इसमें बहुपत्नी विवाह में मैं ही उसको बता देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति जो है, घर में 4 लड़कियां हैं और सबसे बड़ी लड़की के साथ उस व्यक्ति का अगर विवाह हो जाता था तो पूरे के पूरे जो है वो क्या, लड़कियों के साथ उसका विवाह माना जाता था, मतलब वो चारों के साथ विवाह कर ली, उसकी साली भी उसकी पत्नी बन जाती। तो इस प्रकार का प्रचलन था। ठीक, तो इसको याद रखने का। इसके अलावा वो एक स्त्री इस घर से या दूसरी फिर बाद में पसंद आ गई तो दूसरी, और तीसरी तो तीसरी, बहुत सारे आपको आप इसमें मिलेंगे। तो उस प्रकार से भी बहुत पत्नियां रख सकते हैं। और ये अगर हम जनजाति की बात करें तो पहाड़ी कोरवा जनजाति मस्त उदाहरण है। पहाड़ी कोरवा जनजाति में आप जानते हैं बहुपत्नी विवाह होता है। बहुपत्नी मतलब वहां पर 2 शादी करना तो प्रतिष्ठाजन्य माना जाता है, सम्मानजनक, मतलब कि ये बड़ा आदमी है ना, ये एक स्तर वाला आदमी है, प्रतिष्ठाजन्य सम्मान होता है उसका समाज में। ठीक, उसमें क्या होता है, जब पहाड़ी कोरवा, अगर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहाड़ी कोरवा जनजाति में जब वो स्त्री से शादी कर लेता है, उसका एक बच्चा जब हो जाता है तो वो महिला उससे अलग रहने लगती है। ठीक है, एक अलग झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और वो दूसरा शादी कर लेता है। ठीक, फिर उसका कोई एक बच्चा हो जाता है, वो अलग रहती है, उसका शादी करने लग जाता है, वो दूसरा शादी करता है। तो इस प्रकार से वो कई शादियां करता है। ये हम लोग पहाड़ी कोरवा जनजाति में देखे हैं और इसका डिटेल अभी हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुपत्नी विवाह को आप ध्यान रखिएगा। बहुपति विवाह,
अब यहाँ पर बहुत सारे क्या है, पति हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्त्री, ठीक है, एक स्त्री और दो या दो से अधिक पति, दो या दो से अधिक पति, अधिक पति, मैं बार बार बोल रहा हूं ये अधिक, दो या दो से अधिक मतलब आप 3 4 5, कैपेसिटी तो 10, अब जैसे भी आपका हो सकता है उसके हिसाब से, मतलब आर्थिक सक्षमता जो है वो देखी जाती है बहुपति बहुपत्नी में विवाह में। अब यहाँ पर एक स्त्री का विवाह तो दो या दो से अधिक के साथ जो है वो किया जाता है, तो वहां पर जो होता है बहुपति विवाह। अब इसी का ही दो रूप आप देख रहे हैं, भात्र बहुपति विवाह। अब इसमें क्या होगा, ये यही है, भात्र बहुपति विवाह भी यही है। इसमें क्या होगा, भात्र बहु, भात्र मतलब भाई, बहु मतलब बहुत सारे, और पति, तो बहुत सारे जो पति हैं वो क्या हो, सगे भाई हो, ठीक है, बहुत सारे जो पति हैं वो सगे भाई हैं, तो वो भात्र बहुपति विवाह कहलाता है। तो ये क्या है, ये क्या होने चाहिए, इसके अनुसार सगे भाई होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, सगे भाई होने चाहिए। तो ये भात्र बहु। अब आप जानते हैं कि स्त्री जो है वो एक घर में अगर 4 व्यक्ति हैं तो वहां जब शादी करती है तो वो चारों के चारों की पत्नी बन जाती थी पहले। आपने महाभारत में भी देखा हुआ है, द्रौपदी वाला भी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का बहुपति विवाह, ये भात्र बहुपति विवाह है, ठीक है। अब ये अभात्र बहुपति मतलब ये जिससे शादी करी है ये सभी के सभी सगे भाई नहीं है, अलग अलग से है, ठीक है। एक स्त्री जो है अलग अलग पुरुषों के साथ शादी करी है, ये सगे भाई नहीं है, नहीं है। तब क्या होगा, ये अभात्र बहुपति विवाह होता है, ठीक है। तो इसको आप शब्दों से ही पकड़ने का प्रयास करेंगे, इधर उधर भटकने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, शब्दों से ही पकड़िएगा। तो इस प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ की जनजाति में, छत्तीसगढ़ की जनजाति में कौन कौन से लोग किस प्रकार का जो है विवाह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनजाति में मैं लिख रहा हूं सामान्य विवाह। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और बड़े ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। एक एक चीज मैं पूरी तरह से क्लियर करते जा रहा हूं। सामान्य विवाह, सामान्य विवाह क्या होगा, सामान्य विवाह वो विवाह होगा जो स्त्री और पुरुष, जो पुरुष है, या मैं अब लड़का या लड़की भी लिख सकते हैं, लड़का या लड़की कर देता हूं, लड़का व लड़की दोनों क्या है, दोनों राजी हैं, ठीक है, दोनों राजी हैं। इसके अलावा दोनों के, दोनों के घर वालों, दोनों के घर वालों की मर्जी से, दोनों की घर वालों की मर्जी से, ठीक है। तो इतना ही आप इसको ध्यान रखेंगे। क्या, सामान्य विवाह वो विवाह जो जिसमें लड़का भी लड़की को पसंद करता है, लड़की भी लड़के को पसंद करती है, और दोनों के घर वाले भी राजी हैं, और दोनों के घर वाले दोनों एक साथ जो है वो क्या करवा देते हैं, विवाह करवा देते हैं, ठीक है। लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को पसंद करती है, और दोनों घर वाले भी मर्जी से खुशी खुशी राजी, हाँ, मंडप वंडप बारात वरात ले जाके बिल्कुल मतलब परघनी नाच के, है ना, और पूरा गाना वाना जितनी विवाह की रस्में होती हैं वो सब करवा के जो शादी करवा दी जाती है उसे सामान्य विवाह, मतलब लड़का लड़की राजी और घर वाले भी राजी, तो क्या करेगा काजी जो भी है, तो दोनों की शादी जो है वो हो जाती है, ये कहलाती है सामान्य विवाह। इसके बाद बात करें हम दूसरा, लमसेना विवाह। लमसेना विवाह, इसी को ही कहा जाता है सेवा विवाह, सेवा विवाह, ठीक है, इसी का ही नाम है। देखिए, लमसेना विवाह अधिकतर जो है, लमसेना विवाह या सेवा विवाह बैगा जनजाति,
बैगा जनजाति और गोंड जनजाति। गोंड जनजाति, बैगा जनजाति और गोंड जनजाति, इसको क्या कहते हैं? लमसेना विवाह या सेवा विवाह कहा जाता है। इसी विवाह को कंवर जनजाति, कंवर जनजाति में इस विवाह को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति में इस विवाह को कहा जाता है क्या? घरजन विवाह, घरजन विवाह। और बिंझवार जनजाति में क्या कहा जाता है? बिंझवार जनजाति में घरजिया, घरजिया विवाह या चरघिया विवाह, घरजिया विवाह या चरघिया विवाह। और उरांव, उरांव जनजाति है, और भी कई जनजाति है जिसमें इसको मेनली आप उरांव याद रखेंगे, घर जमाई विवाह, घर जमाई विवाह के नाम से जानते हैं, घर जमाई विवाह। ठीक है, तो लमसेना विवाह या सेवा विवाह विशेषकर बैगा और गोंड जनजाति में, कंवर विवाह, कंवर जनजाति में घरजन विवाह, बिंझवार में घरजिया विवाह या इसी को हम चरघिया विवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घरजिया विवाह या चरघिया विवाह भी कहा जाता है। और उरांव जनजाति में घर जमाई, सिंपल बोल दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब ये लमसेना विवाह या सेवा विवाह इसके अलावा क्या अन्य जनजातियों में नहीं होता? तो बिल्कुल, ये सभी जनजातियों में इस विवाह को मान्यता प्राप्त है, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, सभी जनजातियों में इस विवाह को मान्यता प्राप्त है, सभी जनजातियों में। तो आप यहां से आपका क्लियर होगा कि कौन कौन सी जनजाति कौन कौन सा विवाह करती है। तो ये सभी जनजातियों में मान्यता प्राप्त है या सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है लमसेना विवाह? देखिए, यहां से बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। ठीक है, हमारे समाज में जो विवाह होता है, ठीक है, विवाह होता है तो ये इस प्रकार से होता है। ये एक घर है, ठीक है, और ये है लड़के का घर, लड़का। ये एक घर है और ये घर है लड़की का। ठीक है, अब यहाँ पर जो विवाह होता है अमूमन क्या होता है कि अमूमन ये होता है कि लड़के वाले जो हैं वो लड़की वाले के यहाँ बारात लेकर जाते हैं। क्या होता है? लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ बारात लेकर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जनजातियों में एक जगह देखेंगे आप, जो पठौनी विवाह होता है उसमें लड़की जो है वो लड़के के घर बारात लेकर जाती है। अभी एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स करें प्लीज़, यही हमारा मोटिवेशन है। आप प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए, तो लड़का लड़की के घर जो है वो बारात लेकर जाएगा और लड़की को विदा कराकर ले आता है। और यहाँ पर जो प्रचलन है समाज में, मैं जनजातियों में नहीं, समाज में क्या होता है, लड़की वाले जो हैं वो लड़के वाले को क्या देंगे? दहेज देंगे, दहेज देते हैं। ठीक है, कुछ भी देते हैं अपनी स्वेच्छा से देते हैं और कई जगह तो मांग कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं होता। आप ध्यान रखेंगे, जनजातियों में लड़का जो है वो लड़की वाले को कुछ धन देगा। ठीक है, लड़का क्या देगा? लड़की वालों को कुछ धन देगा। ठीक, में ध्यान रखिएगा, मैं पूरा एक एक डिटेल आपको बता रहा हूँ, चिंता ना करें। ठीक, तो यहाँ पर लड़का जो है लड़की वाले को क्या देगा? लड़की वाले को देगा कुछ धन, धन देगा। धान वगैरह जो है, धान, चावल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, घर की उपयोग की वस्तुएं। इसके अलावा पशु वगैरह भी देगा। ठीक है, कई जगह धन नहीं है तो पशु ही दे दिया जाता है, इस प्रकार से। अब ये लड़की वाले को देगा। क्यों देगा? क्योंकि जनजातियों में ऐसा मानना है, देखो बच्चों बहुत ढंग से समझिएगा, ये कंटेंट आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा रहा है तब भी आप सभी समझ लेंगे।
जनजातियों में ऐसा मानना है कि लड़की जो है वो उसको बोझ नहीं माना जाता। कितना अच्छा विचार है। देखिए, यहाँ पर लड़कियां बोझ के रूप में कई जगह देखते हैं। आजकल खैर समाज जो है वो शिक्षित हो चुका है, लेकिन हम कई जगह देखते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है पैसों के लिए। तो ऐसा इसमें नहीं है। यहाँ पर जनजाति में लड़की को जो है वो एक घर का सदस्य, जैसे उसका बेटा है वैसे ही लड़की को समझा जाता है। ठीक है। और लड़की उस घर में कमाने वाली सदस्य समझी जाती है। ठीक है। ये जनजातियों के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे बेटा उसका सहयोग करता है वैसी बेटी भी उसकी सहयोग करती है। चाहे कृषि से संबंधित कार्य हो, घर से संबंधित कार्य हो, कोई भी कार्य हो, जैसी भागीदारी उसकी पुरुष की होती है, उसके बच्चे की होती है, लड़के की होती है, वैसी भागीदारी लड़की की होती है। तो उसको घर का कमाने वाला सदस्य जो है वो समझा जाता है। अब यहाँ पर लड़की कमाने वाली सदस्य है, तो जनजाति में अब इसमें शादी होगा, लड़का बारात लेके जाएगा, लड़की को जो है वो वापस लेके आ जाएगा। अब लेके आ जाएगा तो जनजातियों में ये समझा जाता है कि लड़की जो है वो क्या है, कमाने वाली सदस्य है, और आप हमारे घर की कमाने वाली सदस्य को ले जा रहे हैं। और जब ले जा रहे हैं तो हमारे घर में एक कमाने वाले सदस्य की कमी हो गई, और जब कमी हो गई तो आप क्या करेंगे, आप इसका हर्जाना, है ना, हर्जाना जो दिया जाता है, ठीक है, हर्जाने स्वरूप, या कह लीजिए उस लड़की के बदले जो धन दिया जाता है उसको हम लोग यहाँ पर दहेज, दहेज नहीं बोला जाता, इसको और कुछ नाम से जानते हैं, मैं बता रहा हूँ एक एक चीज। तो वो लड़की वाले को दिया जाता है दोस्तों। आप हर्जाना स्वरूप समझ सकते हैं, लेकिन ये लड़की जो उसके कामगार लड़की को आप लेके आ रहे हैं उसके एवज में दिया जाता है। और उससे कई जनजाति में अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे एक आप वधू मूल्य, वधू मूल्य, ठीक है, या इसी को कहते हैं सूक भरना, सूक भरना, ठीक है। इसी को ही कहा जाता है खर्ची, खर्ची, इसी को ही कहा जाता है गोनम, गोनम, और इसी को ही कहा जाता है पारिंग धन। क्या कहा जाता है, पारिंग धन, ठीक है, इसी को ही क्या कहा जाता है, पारिंग धन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैं बताऊंगा कहां पर क्या होगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसका चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बहुत आराम से, ठीक है। अब देखिए, तो इसी को ही सूक भरना, खर्ची, गोनम, पारिंग धन, वधु मूल्य, वधु धन भी कहा गया है। ठीक। अब यहां पर क्या होता है, लमसेना में, चूंकि देखिए अब समाज में जो विकृति पहले बनी थी, आप देखे होंगे पुराने पिक्चर में लड़की वाली अमीर रहती है और लड़का गरीब रहता है, तो वो फिर मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है। और कई में देखिए लड़का अमीर है लड़की गरीब है, तो फिर वो असमंजस की स्थिति आप पुराने पिक्चरों में देखिए इस प्रकार से होता है, और वहां पर पिताजी फिर वो नहीं करने देते शादी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, लड़के के जो पिताजी हैं, ठीक है, और इधर है लड़की के पिताजी, यहाँ पर लिख देता हूं पिताजी, लड़की के पिताजी, ठीक। अब लड़का जो है वो यहाँ पर क्या है, गरीब है, गरीब है, और वो वधु धन या वधु मूल्य देने में, लड़की के पिताजी को पैसे देने में, ये जो धन धान चावल फसल वगैरह है या पशु वगैरह है देने में सक्षम नहीं है, गरीब है। वधु मूल्य, खर्ची या पारिंगधन, गोनम जो भी कह लीजिए, उसको देने में सक्षम नहीं है, वो गरीब है। क्या है, गरीब है। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगा, तब ये क्या करेगा, तब लड़का जो है वो अपने पिताजी से अनुमति लेकर, ठीक है, लड़का जो है वो अपने पिताजी से अनुमति लेकर कहाँ चले जाएगा, लड़की के घर चले जाएगा, ठीक है, पिताजी से अनुमति लेकर, ठीक। वो ये मतलब इसमें जो प्रचलन है, आपने वो बताएगा कि ऐसा ऐसा है, मैं पसंद करता हूँ, शादी करनी है उनसे, और इस प्रकार की स्वीकृति लेगा, और स्वीकृति लेकर इसके यहाँ चले जाएगा, और यहाँ पर वो कार्य करेगा, काम करेगा। कहाँ पर काम करेगा, देखिए सभी चीज को लिख कर नहीं बताई जा सकती, आप थोड़ा सा लिखेंगे इसको, है ना, आप अपने हिसाब से। मैं आपको पूरी तरह एक एक पॉइंट समझा दे रहा हूँ, सारी चीजों को लिखूंगा तो समय बहुत ज्यादा लगने वाला है, ठीक। तो ये लड़की के घर चले जाएगा और वहां पर सेवा करेगा।
सेवा करके उसके माता पिता को, लड़की के माता पिता को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये, मतलब लड़का कमायल जानते नहीं जाना है, ठीक है, कमायल जानते नहीं जाना है, वो घर में इसने पढ़े नहीं रही थी, अल्लाहत नो है ना, तो मतलब आलसी तो नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा, वो काम करेगा। क्या काम करेगा? तो ये सब काम करेगा, घर के भी काम करेगा, गोबर कचरा करेगा, बिल्कुल करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, मतलब उसके सास ससुर खेती से लेकर घर तक के सभी काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हाँ, काम करते रहेगा तो शादी कब होगी, तो शादी और कब तक काम करेगा, तो ये आप देखिएगा। यहाँ पर जो है वो जो काम करेगा वो 2 से 3 साल तक वो काम करेगा। कितने साल तक? 2 से 3 साल तक वो काम करेगा, ठीक है। अब लड़की के पिताजी को लड़का पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है भाई, वो देख रहा है काम नहीं कर पा रहा है, उसको मना करना है, ठीक है। तो वो कब तक मना कर सकता है? 2 से 3 साल तक। 2 से 3 साल तक वो क्या कर सकता है? लड़का काम देख कर उसको मना कर सकता है। 2 से 3 साल तक वहां काम करेगा और उसको पसंद नहीं आया तो वो मना कर देगा। अमूमन होता नहीं है, लेकिन कर सकता है। लेकिन यदि वो 2 से 3 साल 3 साल से यदि ज्यादा हो गया, और 3 साल से ज्यादा फिर वो 1 दिन हो गया या कितना दिन भी हो, और मैक्सिमम जो है वो 7 साल तक, ठीक है। तो ये 3 साल से यदि ज्यादा काम करवा लिया तो वो क्या करेगा? उसको शादी करनी ही पड़ेगी, फिर मना नहीं करेगा। लेकिन कब तक काम कराते हैं? तो 7 साल तक लगभग करा सकते हैं। लेकिन 7 साल कोई नहीं है, ये सिर्फ एक डाटा है, आप समझ लीजिए। अब वो घर का शादी हो गया तो उस घर में तो कार्य करेगा ही करेगा, है ना। तो फिर वो शादी उसकी करवानी ही है, तो फिर वो कभी भी करवाए, 3 साल के बाद करवाए, 3 साल से पहले करवाए, और मैक्सिमम केसेस में शादियां हो ही जाती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ पर आता है तो क्या, कैसे, मतलब इसका रहन सहन कैसे? तो यहाँ पर ये लड़की के साथ पति पत्नी के रूप में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो आया है तो उसको अलग से कोठम सुला दिया जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पति पत्नी के तरह ही घर में रहता है। और इसीलिए इस विवाह में अधिकतर देखा गया है कि इस विवाह में 1 से 2 बच्चे हो जाने के बाद जो है वो शादियां होती है। तो ये जानते ही हैं, पति पत्नी के रूप में है तो बच्चे होना स्वाभाविक है। तो वहां पर शादियां जो है वो बच्चे होने के बाद होती हैं, लमसेना विवाह या सेवा विवाह में, ठीक है। और इसी को ही कहा जाता है लमसेना विवाह, ठीक। क्या कहा जाता है? लमसेना विवाह। और सेवा विवाह, चूंकि सेवा किया जाता है इसलिए इसको सेवा विवाह बोला जाता है, ठीक है। इसी को कंवर जनजाति में घरजन, और बिंझवार में घरजिया, उरांव में जो है वो घर जमाई के रूप में रहता है, वहीं पर कार्य करता है, इसीलिए उसको घर जमाई विवाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा विवाह अब इसमें देखने को मिलता है, और जनजातियों में, सभी जनजातियों में लगभग इसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, ठीक है। तो ये विवाह विशेष को आप याद रखेंगे, लमसेना विवाह, सेवा विवाह, ठीक है। बहुत बढ़िया विवाह था, तो इसको आप समझ लीजिएगा। मैं पूरी डिटेल आपको बता दिया हूँ। 3 साल तक काम कराएगा, और उसके बाद चाहे तो मना, 3 साल से पहले मना कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो मना नहीं कर पाएगा, उसको शादी करानी ही पड़ेगी, ठीक है। और शादी होके फिर दोनों एंजॉय करते हैं, शादी से पहले भी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था सेवा विवाह या लमसेना विवाह। नेक्स्ट हम बात करें, तीसरा हम बात करें विनिमय विवाह। विनिमय विवाह, इसी को छत्तीसगढ़ में गुरावट विवाह, छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? गुरावट विवाह के भी नाम से जानते हैं, गुरावट विवाह, ठीक है। अब जनजातियों में, छत्तीसगढ़ी में तो समाज में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जनजातियों में एक ऐसा मानना है कि वधु धन न देना पड़े, ठीक है। वधु धन न देना पड़े, इसलिए क्या होता है कि एक घर का स्त्री पुरुष के विवाह दूसरे घर के स्त्री पुरुष से करवा दिया जाता है, उसी को ही गुरावट विवाह बोला जाता है, ठीक है। बिरहोर जनजाति में इसे गोलत विवाह कहते हैं। बिरहोर जनजाति, गोलत विवाह, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब ये क्या है, तो मैंने अभी बताया कि एक फिर से वही घर, ये दूसरा घर, इस घर में मेल है, इस घर में फीमेल है, इस घर में मेल है, इस घर में फीमेल है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, अगर शादी किया तो एक दूसरे को वधू धन देना पड़ेगा, वधू मूल्य देना पड़े, खर्ची देना पड़ेगा, तो उसको ना देना पड़े, ठीक है, खर्ची ना देना पड़े, इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए क्या किया जाता है, इन दोनों घरों में इस मेल का विवाह इस फीमेल से करवा दिया जाता है और इस फीमेल का विवाह इस मेल से करवा दिया जाता है, तो दोनों को ही वधू धन नहीं देना पड़ता। क्लियर है? तो इसी विवाह को ही क्या कहा जाता है, विनिमय विवाह, गुरामट विवाह, और बिरहोर जनजाति में इसको गोलत विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, विनिमय विवाह, गुरामट विवाह और गोलत विवाह बिरहोर जनजाति में। अब बात ये आती है कि इस विवाह को कौन कौन सी जनजातियां जो है वो करती है, तो आप याद रखेंगे ये विवाह भी सभी जनजातियों में मान्य है। ठीक है, ये विवाह भी क्या है, सभी जनजातियों में मान्य है, सभी जनजातियों में मान्य है। ठीक है, मतलब सभी जनजातियां जो है वो गोलत विवाह या विनिमय विवाह करती ही है, इस बात को ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से और ढंग से ध्यान रखेंगे आपको ये विवाह के संबंध में। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट विवाह, जो विवाह कहलाता है क्रय विवाह। चलिए तीसरे पर चर्चा करते हैं, क्रय विवाह। नेक्स्ट चौथा, क्रय विवाह, पारिंगधन विवाह। पारिंगधन विवाह इसी को ही कहा जाता है शूक भरना, भी जो मैंने बताया था शूक भरना, इसी को ही कहा जाता है वधू मूल्य देना, वधू मूल्य, इसी को ही कहा जाता है वधू धन, वधू धन। ठीक है, और इसी को ही वधू धन हो गया, शूक भरना, इसके अलावा खर्ची, इसी को ही क्या बोलते हैं, खर्ची बोलते हैं। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आप इसको मैंने देखिए, इसको किस जनजाति में क्या क्या बोला जाता है, ठीक है, किस जनजाति में इसको क्या क्या बोला जाता है। अच्छा, कोरकू जनजाति में इसको गोनम कहते हैं, कोरकू जनजाति में क्या कहते हैं, गोनम कहा जाता है, इसी विवाह को गोनम विवाह कहते हैं, गोनम विवाह। ठीक है, अब ये देखिए मैं क्या बता रहा था, हाँ, किस जनजाति में इसको सूक भरना बोलते हैं, किस में वधू मूल्य या वधू धन बोलते हैं, या किस में खर्ची बोलते हैं, ये जब मैंने जनजाति पढ़ाई थी तो उसमें बताया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, वो चीज़ मैंने बताई हुई है, उसको आप वहां पर जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कोरकू में फिर गोनम विवाह कहा जाता है। और ये कौन कौन सी जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है, कौन कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो याद रखिएगा ये लगभग ये छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियों में। ठीक है, कौन कौन सी जनजातियों में, तो ये सभी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला विवाह है, सभी जनजातियों में। ठीक, याद रखिएगा। अब होता क्या है, तो ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता दिया हूं। क्रय विवाह मतलब, क्रय मतलब आप समझ रहे हैं, खरीद कर लाना। पारिंग धन, पारिंग धन का अर्थ होता है दूसरे का धन। ठीक है, तो पारिंग धन विवाह, दूसरे के धन को ला रहे हो तो उसके बदला कुछ तो आपको देना पड़ेगा, है ना। सूक भरना, वधू मूल्य, वधू धन, खर्ची, वही होता है। ठीक, मैंने अभी बताया था कि जो शादियां होती है उसमें ये सब दिया जाता है। ठीक, अब लड़का जो है वो लड़की को क्या देगा, वधू धन देगा। ठीक है, कुछ पैसा, अभी मैंने बताया धन दे सकता है, और धान, चावल या घर के उपयोग की चीजें और पशु वगैरह दे सकता है। ठीक है, जिसके पास जो व्यवस्था है, ऐसा नहीं है सभी की सभी देना है, जिसके पास जो व्यवस्था है उसके अनुसार वो चीजें देता है। ठीक, अब यहां पर आप याद रखेंगे क्या कि लड़का किसको देगा, लड़की को देगा। लड़का एक्चुअल में बारात लेकर जाएगा लड़की के घर,
लड़की वालों को वो धन धान चावल पशु देगा, उसके दिए बिना जो है वो विवाह होता ही नहीं है। वो खर्ची या वधूधन या अलग अलग जनजाति में जिस नाम से भी जाना जाएगा, वो एक पैसा लड़के वाले को लड़की के घर वालों को देना ही पड़ेगा, उसके बिना जो है वो शादी नहीं होती है। और पैसा दे देते हैं तो फिर वही सामान्य तरीके से बारात लेकर जाएगा, लड़की के घर मंडप गाड़ा जाएगा, जैसा भी व्यवस्था है उस हिसाब से खाना भोजन वगैरह होता है, फेरे होते हैं, शादी होती है। फेरे मतलब जिस जनजाति में परंपरा है उसमें होगा, जिसमें नहीं होता है कुछ और बहुत सारी अलग अलग परंपराएं चलती हैं। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो वो सामान्य विवाह जैसे भी जिस जनजाति में होता है उसी प्रकार से यहाँ पर विवाह संपन्न करवा दी जाती है, और लड़की को लेकर लड़का जो है फिर वापस अपने घर आ जाता है। और इसी को ही वो चूंकि पैसा देकर क्रय किया, इस प्रकार से आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। पैसा दिया लड़की वाला, लड़का जो है लड़की को पैसे देकर लाया है तो क्रय विवाह। वही पारिंग धन, दूसरे के धन को लाया है तो धन दिया है। शुक भरना उसी को बोला जाता है वधु मूल्य, वधु धन और खर्ची। कोरकू जनजाति में आप विशेष रूप से याद रखेंगे, इसको गोनम विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनम विवाह। और ये किस किस जनजाति में, तो आप ध्यान रखेंगे ये सभी जनजातियों में प्रचलित है, ठीक है, सभी जनजातियों में। तो यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा जो है वो विवाह मेरे ख्याल से स्पष्ट समझ में आ रहा है, ठीक। चूंकि दोस्तों समय ज़्यादा हो गया इसलिए इसका सेकेंड पार्ट भी अपन देखेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है, बहुत ढंग से समझिएगा। सेकेंड पार्ट में पूरा का पूरा अपन विवाह और डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा है, ठीक। तो हमने देखा जनजाति विवाह, और विवाह में जो है वो किन किन हमारे विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। जैसे हम बात करें आर मुखर्जी की, तो आर मुखर्जी ने कहा है विवाह वह आधार है जिस पर घर बसता है तथा बच्चों का पालन पोषण होता है। इसके अलावा आर्थिक सहकारिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया हो। बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में शामिल करवाने वाली एक संस्था है, ठीक है, पारिवारिक जीवन में शामिल करवाने वाली एक संस्था कहा है। इसके बाद देखिए जॉनसन के अनुसार, तो जॉनसन ने विवाह के संबंध में कहा है कि विवाह के संबंध में अच्छी बात यह है कि एक स्थायी संबंध है जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष अपने समाज की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए बिना संतान उत्पत्ति की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करता है। तो ये जॉनसन का कथन है, ठीक। तो ये तीनों को आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। जनजातियों में बहुत सारे विवाह प्रचलित हैं, जैसे एकल विवाह, बहु विवाह है। एकल विवाह एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह। बहु विवाह जो है वो बहुपत्नी विवाह, जिसमें बहुत सारी पत्नियां हों। बहुपति विवाह जिसमें बहुत सारे पति हों, ठीक है। मैं पूरा डिटेल इसमें आपको बता चुका हूँ। भात्र बहुपति विवाह देखें जिसमें सगे भाई के साथ एक स्त्री विवाह करती है। अभात्र में जो अनेक पुरुष के साथ जिस स्त्री ने विवाह किया है वो सगे भाई नहीं है, तो वो अभात्र बहुपति विवाह होता है। इसके अलावा हमने देखा सामान्य विवाह। सामान्य विवाह लड़का और लड़की दोनों राजी, उसके माता पिता राजी और सामान्य रूप से विवाह करवा दिया जाता है, उसे हम सामान्य विवाह कहते हैं। दूसरा हमने देखा लमशेना विवाह, सेवा विवाह। इसी को बैगा जनजाति, गोंड जनजाति में लमशेना विवाह कहा जाता है। कंवर जनजाति में घरजन, बिंझवाड़ जनजाति में घरजिया या चरघिया विवाह, उराव जनजाति में घर जमाई विवाह कहा जाता है। बहुत ढंग से हमने देखा यहाँ पर लड़का अगर वधूधन देने में सक्षम नहीं है तो वो जब लड़की के घर जाता है वहाँ पर सेवा करता है, सेवा करके अपने सास ससुर को प्रसन्न करता है, और उसके सास ससुर यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो लड़की के साथ उसका विवाह करवा दिया जाता है। हालांकि जब से वो जाता है वो तभी से जो है वो पति पत्नी के रूप में रहने लगता है, और इसमें विवाह जो है अधिकतर 1 से 2 बच्चे होने के पश्चात होता है, ठीक है। इसके बाद देखें, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, और वही जो है वो क्या हो जाता है, लमसेना विवाह या सेवा विवाह कहलाता है। कौन कौन सी जनजातियों में, तो सभी जनजातियों में इसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। आप इसमें केवल ये याद रखेंगे कि इस जनजाति में क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो विनिमय विवाह या गुरावट विवाह बहुत ईजी है। बिरहोर जनजाति में इसको गोलत विवाह कहा जाता है, ठीक है। बिरहोर जनजाति में इसी को गोलत विवाह कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक घर में मेल फीमेल है, दूसरे घर में भी मेल फीमेल है, तो इसके मेल का विवाह इस फीमेल से, मतलब यहाँ लड़के का विवाह इस लड़की से और यहाँ लड़के का विवाह इस लड़की से कर दिया जाता है, जिसमें दोनों को वधूधन देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ही विनिमय विवाह कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में देखें तो इसको हम गुरावट विवाह के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए
और लास्ट में हमने बात की क्रय विवाह, पारिंगधन, सूख भरना, वधु मूल्य, वधु धन या खर्ची। ऋषि को कोरकू जनजाति में विनिमय विवाह कहा जाता है। कोरकू जनजाति में क्या? विनिमय विवाह। कौन कौन सी जनजाति में? तो सभी जनजातियों में ये विवाह होता है। लगभग लगभग क्या, सभी जनजातियों में होता ही है। वधु धन देना ही पड़ता है। ठीक, इसमें वो लड़का जो है वो लड़की को, चूंकि लड़की घर में कमाने वाली रहती है तो ऐसा माना जाता है जनजातियों में कि उसको ले जा रहे हैं, इसलिए वो लड़की के घर वालों को कुछ धन, धान, चावल, पशु, जो भी उसकी सक्षमता है उसके अनुसार उसको देंगे, और वही वधु मूल्य, वधु धन कहलाता है, और यही क्रय विवाह या पारिंगधन विवाह कहलाता है। और फिर सामान्य तरीके से लड़का बारात लेकर आएगा, लड़की के घर विवाह होगा और लड़की को ले जाएगा। तो ये हम लोगों ने आज 4 विवाह और उसकी परिभाषाएं क्या क्या है और कौन कौन से एकल विवाह, बहु विवाह क्या है, इस पर चर्चा की। आशा है आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी। आपका अगर प्रश्न होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट जरूर करें। हमारी संस्था अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रही है। आपसे आशा रहती है कि आप केवल कमेंट्स कर दिया कीजिए, अगर कोई सुझाव भी है तो भी आप कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर तो बनता ही है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा जो है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पार्ट 2 वाले में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।